एक वेबिनार है। Coming in here. What? This one. Dr. Nayan, Sir. We are online and audience has already joined. So, ladies and gentlemen, welcome to the BBIF webinar, and it is organized by the BBIF Cancer Care. And it is my pleasure to introduce our esteemed speaker, Dr. Nayan Gupta. Dr. Gupta is a consultant cancer surgeon with an MCS in surgical oncology from Selvai Hospital, Indore. And he is renowned for his expertise in cancer surgery, breast cancer surgery, and his contribution to cancer research and education from last 15 years. Today, Dr. Gupta will share his insights on breast cancer. So please join me in welcoming Dr. Nayan Gupta. And Dr. Gupta, Dr. Nayan, please. So I'm sharing the screen. So we will go for the 15-minute presentation for the question, and after that we will take the question from audience. Dr. Nayan, please. Dr. Nayan, can you start? Yes, sir. Yeah, please. So ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड. It is said that 1 out of every 8 women in their lifetime will suffer from breast cancer. तो चूंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है, पहले सर्विक्स कैंसर यूज्ड टू बी द मोस्ट कॉमन इन इंडिया, बट समय के साथ ब्रेस्ट कैंसर हैज बिकम द मोस्ट कॉमन. आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल हर दूसरे घर में कैंसर की शिकायत मिल रही है. सो मे बी द रीजन इज मोर अवेयरनेस, or it is really the incidence which is increasing, or any other reason, we are not sure. But all said and done, the problem in India is कि अभी भी जो breast cancers हम detect कर रहे हैं, majority of them are in their advanced stages, stage 3 and 4. Early stage breast cancer उतना हमारा पकड़ में नहीं आ पा रहा है, just because उसके 2-3 मुख्य कारण हैं. एक, इंडिया में स्क्रीनिंग या अर्ली डिटेक्शन के लिए कोई एम्फेसिस नहीं है. दूसरा, अगर किसी को लगता भी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको नेग्लेक्ट करना और टालते रहना. तीसरा, द फीमेल्स आर स्कैर्ड दैट हाउ विल दे टेल देयर ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स टू समबडी, तो वो काफी समय तक उस प्रॉब्लम्स को दबा के रखते हैं. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस जो ब्रेस्ट कैंसर हम फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं वो थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है. इस वजह से ओवरऑल आउटकम सफर होता है. अब ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे टाइप्स हैं. इफ आई गो इनटू पैथोलॉजी, इन्वेसिव ब्रेस्ट कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा, लोबुलर कार्सिनोमा, बट वो सब हमारे काम का नहीं है. If I talk about the webinar, what we need to know here is कि any painless lump in the breast, किसी भी महिला में अगर एक गठान है जो पहले नहीं थी लेकिन उसको आज पता चलती है, एग्जाम्पल एनी फीमेल एज 40 years, 42 years, 45 years, so a breast cancer typically is painless to begin with. उसमें दर्द नहीं होता. चूंकि वो दर्द रहित है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं कॉज कर रही, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं, फीमेल्स को इग्नोर करती हैं, ये तो साधारण गठान होगी. जब वो बढ़ के दर्द देने लगती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं. 5-6 सेंटीमीटर की हो जाती है, उसके कारण कुछ अटपटा सा लगता है.
सो कोई भी नई गठान अगर किसी भी 30, 35, 40 वर्ष के बाद की महिला में अगर उनको स्तन में मिले तो उसे निग्लेक्ट ना करते हुए तुरंत अपने डॉक्टर, किसी भी बेसिक डॉक्टर से मिल ले और एक सोनोग्राफी करवा ले, मैमोग्राफी करवा ले, जो कि आजकल ऑलमोस्ट हर जगह उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरा, तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ अ ब्रेस्ट कैंसर इज पेनलेस लम्प, दर्द रहित स्तन में गठान। अच्छा, वही दर्द रहित गठान अगर 15-20 साल की महिला में हो, लड़की में हो, तो वो एक ग्रोइंग एज है जब पूरे ब्रेस्ट में बदलाव होते रहते हैं, प्यूबर्टी अचीव होती है। उस समय ऐसी कोई दर्द रहित गठान मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फाइब्रोडिनोमा या चर्बी की गठान होती है। लेकिन अगर ऐसी कोई गठान 35-40 साल की महिला में नहीं उभर के आए तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये मेरा पहला एम्फेसिस है। सेकंड, अगर निप्पल से कुछ ब्लड आ रहा हो या कोई रिसाव हो रहा हो या बगल में कोई गठान हो, स्तन में ना होते हुए आर्मपिट के नीचे कोई गठान हो या कोई चमड़ी पे निशान सा बन गए, लालपन पे आ गए, तो इन सब कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलकर तुरंत जांच करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर नयन, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। यदि फाइब्रोडिनोमा होता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? या वो बाद में डिसअपियर हो जाता है या वो उसे की भी सर्जरी करानी चाहिए हमें? आपका क्या सजेशन है इसमें? काय की सर? फाइब्रोडिनोमा जब हो जाता है सर तो सुना ही नहीं इसमें जो फाइब्रोडिनोमा जो फाइब्रोडिनोमा की बात किया आपने ना, फाइब्रोडिनोमा, अगर सर सिंपल एक फाइब्रोडिनोमा है जो हाँ, एक सिंपल फाइब्रोडिनोमा जो 1 से 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की गठान है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फाइब्रोडिनोमा स्पीड से बढ़ रहा हो जिसका और काफी कुछ या तो पेन कर रहा हो या प्रेशर की वजह से परेशान हो या एक साइकोलॉजिकल अपसेट दे रहा हो, तो ऑपरेट करने की जरूरत है। फाइब्रोडिनोमा का कैंसर में कन्वर्ट होने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो एक नॉर्मल फाइब्रोडिनोमा जो बहुत ही छोटी सी साइज का हो, जो काफी लंबे समय तक स्तन में हो, उसको कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। फाइब्रोएडिनोमा टिपिकली ब्रेस्ट माउस बोला जाता है कि वो स्तन में एक जगह से दूसरी जगह हाथ लगाने पे चला जाता है। फाइब्रोएडिनोमा से जो डिस्टिंग्विश करना है, फाइलॉइड ट्यूमर होता है, फाइलॉइड ट्यूमर ऑफ द ब्रेस्ट, जो मैलिग्नेंसी और फाइब्रोएडिनोमा के बीच की स्टेज है। नॉट रियली बीच की स्टेज, बट इट बिहेव्स लाइक वन, कि वो वहीं का वहीं बढ़ता रहेगा, वो कहीं फैलेगा नहीं। फाइलॉइड ट्यूमर हो तो जरूर आपको उसको ऑपरेट कराना चाहिए। उसका प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी इज वाइड लोकल एक्सीजन। अब आगे मैं बात करूं, नहीं, एक और क्वेश्चन है कि फाइब्रोएडिनोमा, मतलब एक केस बता रहा हूँ कि एक केस आया कि उसका 2 सेंटीमीटर था 1 मंथ पहले और 1 मंथ में ही जो है कि 4 सेंटीमीटर हो गया। क्या ये पॉसिबल है? सर जनरली ये पॉसिबल नहीं है। उस केस में जो मैंने आपको सेकेंड टाइम बोला फाइलॉइड ट्यूमर, वो होने की संभावना है, पर 2 से 4 सेंटीमीटर इतनी जल्दी होना थोड़ा सा अनयूजुअल है। सबसे अच्छा होगा यूएसजी गाइडेड टू कट बायोप्सी करवाना है उस लंप में से हमें। तो अब जो मैं नेक्स्ट पे आता हूं कि अगर आपके ब्रेस्ट में एक लंप है, आप एक मैमोसोनोग्राफी करवाइए। अगर 40 साल से उम्र बड़ी है या उससे छोटी है तो एक सोनोग्राफी करवाना सिंपल। अगर सस्पिशियस लगा विराट 4-5 रहा तो सोनोग्राफी में देखकर टू कट बायोप्सी होती है, यूएसजी गाइडेड टू कट बायोप्सी। किसी भी स्तन ब्रेस्ट में गठान हो उसको निकाल कर जांच करके कैंसर कंफर्म करना, ये गलत तरीका है। ये पहले के जमाने में सही था जब हमारे पास नीडल बायोप्सी या कोर बायोप्सी उपलब्ध नहीं थी। आप किसी भी ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए पूरी गठान निकालने ये लॉजिकल नहीं है, जो काफी जगह पे जिनको नहीं नॉलेज है वहां प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज का अभाव होने की वजह से वैसा हो रहा। तो मेरे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको ब्रेस्ट में लंप मिले जो कि सस्पिशियस, आपका डॉक्टर कहे कि ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है, पहला काम है यूएसजी गाइडेड टू कट बायोप्सी या कोर नीडल बायोप्सी। उसमें अगर कैंसर आता है तो उसके ऊपर ER/PR HER2 करके एक रिसेप्टर स्टडी होती है, जिसके आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं कि
इसमें कौन सी कीमोथेरेपी एक्ट करेगी, देने की जरूरत है या नहीं। एक हो गया डायग्नोसिस बनाना, दूसरा ये पता करना कि ब्रेस्ट कैंसर कहां तक फैला हुआ है। उसके लिए एक जांच होती है पेट स्कैन, जो ये बताती है कि शरीर में कहां कहां फैला हुआ है। हर ब्रेस्ट कैंसर में पेट स्कैन कराने की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल सोनोग्राफी और एक पेट की यूएसजी भी अपने आप में अर्ली स्टेज में सफिशिएंट है। अगर थोड़ा सा एडवांस हो तो कॉन्ट्रास्ट सीटी थोरैक्स और यूएसजी एब्डोमेन से काम चला सकते हैं, या बोन स्कैन भी करवा सकते हैं। एक बार हमने ये डायग्नोसिस बना लिया ब्रेस्ट कैंसर का, हमने पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस बना लिया, हमने स्टेजिंग कर ली, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है पहले कीमो देना है या सर्जरी करना है। ब्रेस्ट कैंसर को डायरेक्ट ऑपरेट करने के दिन जा चुके हैं। पहले हमें डिसाइड करना है कि पहले कीमो देना है या सर्जरी करना है। ये विल डिपेंड ऑन ER/PR HER2 एंड स्टेजिंग रिपोर्ट्स। डॉक्टर साहब थोड़ा सा ER/PR और HER2 को बताएंगे ऑडियंस को, ये क्या है, थोड़ा सा स्पेसिफिक। सर हमारी जो कोर बायोप्सी है उसके ऊपर ये रिसेप्टर की स्टडी की जाती है कि कौन से रिसेप्टर्स उस पर्टिकुलर पेशेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ जी। उदाहरण के तौर पे अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, जिसको ER बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर जो PR बोलते हैं, और HER2 न्यू एक अपने आप में रिसेप्टर है, हर्सेप्टिन रिसेप्टर। तो अगर ये ट्रिपल नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव हैं, तो हमें 1 सेंटीमीटर से ऊपर कोई भी गठान हो, हमें पहले कीमोथेरेपी देना चाहिए। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर वर्ल्ड ओवर। अगर ER/PR पॉजिटिव है, HER2 नेगेटिव है, तो हम अपफ्रंट सर्जरी पे जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है विच द क्लिनिशियन विल डिसाइड कि इसमें पहले कीमो करना है या सर्जरी करना है। ये ब्रॉडली मैंने आपको एक आइडिया दिया। तो हर कोर बायोप्सी पे ER/PR HER2 होके ही डिसाइड होगा कि इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। फिर एक जो दूसरा कंफ्यूजन लोगों में रहता है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ये बिल्कुल ही गलत सोच है। बायोप्सी इसलिए की जा रही है कि हम कंफर्म कर सके कि कैंसर है या नहीं। बायोप्सी के बाद अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो कैंसर फैलता है, ऐसा नहीं कि बायोप्सी कराने से फैला। आपने बायोप्सी कराई, आपने ट्रीटमेंट ना कराते हुए आप वेट करते रहे कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं कराते, आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में चले गए, कोई देशी दवा लेने लग गए, कोई पहाड़ों पे चले गए, उस केस में कैंसर फैलता है। तो ये ब्लेम किया जाता है कि बायोप्सी कराई उस दिन से कैंसर फैलता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। डॉक्टर साहब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे बेनाइन केस है और हमने बायोप्सी करा लिया इसी वजह से वो फैल गया, क्या ये पॉसिबल नहीं है? सर, वही वो गलत है ना सर, वो सोच ही गलत है। आपको कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर ने जब इन्वेस्टिगेट किया, पता चला कि कैंसर है, अब आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हो, या तो आप एडवांस स्टेज में गए जब ऑलरेडी लग रहा है कि फैल चुका होगा और कंफर्म किया बायोप्सी पे, इमीडिएटली अपन ने रिपोर्ट्स कराई, वो दिखा रहा है कि फैला हुआ है। तो इस एक दिन में कैंसर कभी नहीं फैलता, वो ऑलरेडी आपकी बॉडी में था। जब हमने इन्वेस्टिगेट करना चालू किया तो अब पता चला कि वो फैला हुआ है। तो वो एक गलत बात है सर। ट्रीटमेंट के विषय में अगर मैं बात करूं तो 3 मुख्य प्रकार के ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड रेडिएशन। कीमोथेरेपी डिपेंड करेगा ER/PR HER2 स्टेटस के ऊपर और आपके स्टेज के ऊपर। सर्जरी में 2 ऑप्शन है, या तो स्तन बचाना या स्तन पूरा निकालना, ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी या मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी। पहले मेजॉरिटी ऑफ केसेस में MRM किया जाता था, पूरा स्तन निकाला जाता था। With the advancements in science and advancements in plastic surgery, अब स्तन आराम से बचाया जा सकता है, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी कहते हैं। सिलिकॉन इम्प्लांट्स भी डाले जा सकते हैं जिन पेशेंट्स में इच्छा हो। और तीसरी पद्धति हुई रेडिएशन। रेडिएशन कुछ सिलेक्टेड केसेस में दिया जाता है। अगर हम ब्रेस्ट कंजर्व कर रहे हैं तो मोर और लेस सब में देना पड़ता है, या एडवांस स्टेजेस तो उनमें देना पड़ता है। और उसके बाद एक हार्मोनल ट्रीटमेंट, अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव थे तो एक हार्मोनल ट्रीटमेंट चलेगा जो कि 5 से 10 साल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मोर और लेस 4 से 6 महीने या साल भर चल सकता है, और एक 5 से 10 साल एक मेडिसिन दी जा सकती है जिसको कि लेट्रोजोल या टैमोक्सिफेन हम नॉर्मली बोलते हैं। ये है एनास्ट्रोजोल। सर और कोई सवाल? डॉक्टर साहब लोग कहते हैं, हाँ लोग कहते हैं कि मतलब इसका रिस्क फैक्टर क्या है, आजकल बहुत कैंसर हो रहे हैं और लोग मतलब कहाँ पे सावधान रहना चाहिए हमें, और आपका सजेशन क्या है इससे?
रिगार्डिंग? तो रिस्क फैक्टर की अगर बात करें तो थ्योरेटिकल रिस्क फैक्टर्स अलग हो गए, प्रैक्टिकली जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं वो अलग हो गए। थ्योरेटिकल में जाऊं तो अर्ली मेनोर्के लेट मेनोपॉज ईस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होना ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर है। फीमेल सेक्स एक रिस्क फैक्टर है। अगर फैमिली हिस्ट्री की मैं बात करूं तो फैमिली हिस्ट्री बीइंग रिस्क फैक्टर इज एप्लीकेबल ओनली 4 से 5% केसेस में। एक ब्राका करके जीन होता है जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन होता है। अगर फैमिली में नीचे से ऊपर आ रहा है तो ब्राका सिंड्रोम एक होता है जो हमें जांच करानी चाहिए। एंजेलिना जोली का अगर आपने नाम सुना हो तो शी हैड ब्राका पॉजिटिव। उनकी मदर हैड पास्ड अवे बिकॉज ऑफ ओवेरियन कैंसर जो ब्राका में पाया जाता है। उस केस में हम रिस्क रिड्यूसिंग सेल्फिंग जो ओपेरेक्टमी एंड मैस्टेक्टमी करते हैं, पर वो इंडिया में हार्डली 1 in 1000 केसेस में हमें मिलेगा। बाकी में फैमिलियल हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं होगी हम कुछ बचा सके। फिर भी जिसकी फैमिली में स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है उसको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अ फीमेल शुड बी ब्रेस्ट अवेयर, मतलब उन्हें पता रहना चाहिए कि हमारे स्तन में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। महीने में एक बार पीरियड्स खत्म होने के 7वें दिन पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए हर महिला को, जिससे कि और कोई भी प्रॉब्लम लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उसी प्रकार 40 साल के बाद हर महिला को वर्ष में एक बार मैमोसोनोग्राफी करवानी चाहिए। आई नो दिस इज नॉट इजी टू बी फॉलोड बाय एवरीवन, बट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक ऐसा टूल है जो अपने को कैंसर को अर्ली डिटेक्शन में मदद कर सकता है। फर्स्ट स्टेज में डिटेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर का क्योर रेट इज मोर देन 90 to 95%। 100 में से 90-95 लोग जीवन भर के लिए क्योर होके पूरी लाइफ निकाल लेंगे। तो जरूरी है कि जितना हम कैंसर को जल्दी पकड़ेंगे उतना हमारा ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कम रहेगा, कॉस्टिंग कम रहेगा, साइड इफेक्ट्स कम रहेंगे और उतना हम लॉन्ग जी सकते हैं। वही अगर स्टेज 3 में पकड़ा है तो 50% सर्वाइवल आ जाता है। ट्रीटमेंट 6 महीने, साल भर, 1.5 साल चल सकता है। कॉस्टिंग बढ़ सकती है। तो जितना जल्दी डिटेक्ट करें उतना फायदा है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि इनिशियल स्टेज पे पता लगने पे कितना खर्चा आता है? मतलब क्या करनी है सर? कि इनिशियल स्टेज पे पता लगे तो खर्चा कितना आता है यदि ट्रीटमेंट कराया जाए तो? जरा मतलब एक्सपेंसेस के बारे में सर वो सब डिपेंड करेगा आप कहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कौन सी सिटी में है, क्या ऑप्ट करें। मोर और लेस सर लेस देन 1 लाख, 1 से 1.5-2 लाख रुपए मान के चलिए हायर साइड पे। और अब तो आयुष्मान भारत आने से काफी सपोर्ट मिल चुका है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे उनको आयुष्मान भारत के अंदर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है सिलेक्टिव सेंटर्स में। और अभी भी हम मतलब यदि मैं कंपैरिजन करूं तो यूएस में ज्यादा केसेस हैं हमारे कंट्री के कंपैरिजन में, बट डेथ हमारे कंट्री में ज्यादा है। तो इसको कैसे मतलब कम किया जा सकता है? आपका सजेशन क्या है? सर जो मैंने समझाया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, यही 2 तरीके हैं कि जैसे ही आपको प्रॉब्लम दिखे आप तुरंत डॉक्टर से पहुंचो और इलाज चालू करें। निग्लेक्ट ना करें। ऐसा नहीं कि कुछ और ट्रीटमेंट लेने चल रही है। जो जरूरत है वो करें और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योर रेट्स बेटर होंगे। डॉक्टर साहब, मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। हम अभी रिसेंटली जो है कि एक कैंप लगाया था ब्रेस्ट स्क्रीनिंग का, और 4 और 5 विलेज उसमें पार्टिसिपेट किए, और उसमें 3 लेडीज हमें मिली विथ लम्प, जो कि फैमिली में शेयर नहीं की थी। अब तो ये भी बताने में शर्म आता है उनको घर में कि उनके पास मतलब ब्रेस्ट में कुछ गांठ है, जबकि जब एडवांस स्टेज में आता है तब वो सबको बताती हैं, जब वियरेबल नहीं होता होता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं शाई नेचर और नहीं वो करना, और मोस्टली केस आप देख रहे हैं कि एडवांस स्टेज में आते हैं, जबकि मेरे समझ से ब्रेस्ट कैंसर सबसे सेफेस्ट कैंसर है जो बॉडी पार्ट्स में है। सर वो एक प्रॉब्लम इंडिया में है जो मैंने बताया कि काफी लोग उस बीमारी को बोलने में छुपाते हैं।
तो इस चीज से हमें बाहर निकलना होगा कि स्तन में गठान है तो किसी को ना बताएं। आप महिला डॉक्टर्स भी आजकल अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करते हैं, खुलकर उनसे बताइए, उनसे इलाज लीजिए और आई एम श्योर कि सोल्यूशन बहुत आसान है। और मैमोग्राफी डॉक्टर साहब कब स्टार्ट होती है? मतलब 40 के पहले भी हो सकती है या 40 के सर बाद? 35 ईयर्स पे पहले एक बेसलाइन मैमोग्राफी की जा सकती है, फिर 40 ईयर्स ऑनवर्ड्स ईयरली मैमोग्राफी करना चाहिए। तो इसका कोई साइड इफेक्ट उसके भी है? पहले लोग कहते मैमोग्राफी का हैं ज्यादा रोल नहीं रहता क्योंकि ब्रेस्ट बहुत डेंस रहता है। ओके ओके, तो एज के अनुसार वो चेंज होता है। मतलब मेनोपॉज के बाद चेंज होता है या एज के बाद चेंज होता है? मतलब मैं समझा नहीं सर। एनी कोरिलेशन बिटवीन द मेनोपॉज एंड ब्रेस्ट कैंसर? मतलब हार्मोनल चेंज की वजह से? सर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, तो इसलिए और मैमोग्राफी उसी को बहुत इनिशियल स्टेजेस में पिकअप कर लेता है, तो इसलिए 40 इयर्स के बाद का रिकमेंडेशन है जहां मैमोग्राफी की सेंसिटिविटी की स्पेसिफिसिटी हाई है और अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। डॉक्टर साहब कोई मतलब लोग पूछते हैं कि क्या हम मतलब किस कोई कोई डाइट है, कोई कुछ है, मतलब कुछ सजेस्ट सर लोग पूछते हैं कि कोई डाइट सब मतलब मैं नहीं मानता कि कोई भी डाइट ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कोई डाइट लेने से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। अच्छा ऐसी डॉक्टर कोई साहब स्टडीज प्रूवन। हाँ एक और क्वेश्चन आया है कि मतलब 40 इयर्स के बाद कितनी बार कौन सा टेस्ट कराएं और कितने टाइम में कराया जाए? सर, अगर आपको सही में कुछ कराना है, आप चाहते हैं कि हमारी घर में जो महिलाएं हैं वो समय से मतलब अच्छी रहे या कोई प्रॉब्लम तो तुरंत पकड़ ले, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इसको गूगल करिए, इसके वीडियोस देखिए और आपके अपने जो घर में महिलाएं उनको कहिए कि ये फॉलो करना है। ये ही एक प्रैक्टिकल तरीका है। मैं बोल दूं कि मैमोसोनोग्राफी ईयरली कराना है, वो प्रैक्टिकली इंडियन हाउस होल्ड्स में एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और जो करा सकते हैं साल में एक बार मैमोग्राफी एंड सोनोग्राफी करना है ब्रेस्ट की। एक और तथ्य मैं बताना चाहूंगा कि पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, मेल ब्रेस्ट कैंसर कैन हैपन। हाँ, ये बात अलग है कि 1000 महिला होंगी तो उनके सामने एक या दो पुरुष को ही ब्रेस्ट कैंसर हो। तो उनका भी कोई एज से रिलेटेड है कि किस एज में ज्यादा चांस है मेल को होने का? नहीं सर, सारे रिस्क फैक्टर सेम है। मेल्स में वैसे ही रेयर है ये बीमारी, लेकिन हो सकता है। तो मतलब मेल्स को भी अगर कुछ स्तन की जगह पे कुछ गठान मिले या बढ़ावट मिले तो उसमें नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब अगेन आपने कुछ बताया था बेनाइन और मेलिग्नेंट का, तो एक लोग और पूछ रहे हैं कि बेनाइन और मेलिग्नेंट क्या है ब्रेस्ट लैम्प, और बेनाइन हो तो क्या सर्जरी करानी चाहिए? बेनाइन अगर कुछ परेशान कर रहा है तो सर्जरी कराना चाहिए। अगर दूध का रिसाव हो रहा हो, दूध की गठान बन गई हो, गैलेक्टोसील बोलते हैं, डक्टेक्टीजिया होता है, ये सब कंडीशंस में कराना पड़ता है। अदरवाइज फाइब्रोडेनोमा सिंपल है तो उसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। मैलिग्नेंट है तो ऑफ कोर्स आपको उसका ट्रीटमेंट करना ही है। उसका ट्रीटमेंट खाली सर्जरी नहीं होता, सर्जरी कीमो रेडिएशन किस ऑर्डर में देना है नहीं देना है वो सब डिसाइड किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है कि क्या ब्लड टेस्ट से इस कैंसर का डिटेक्ट हो सकता है? नहीं सर, नहीं देख सकते। ब्लड टेस्ट से ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन नहीं हो सकता। अभी तो ये इन्वेजिव हमारे यहाँ जो है कि ज्यादा है नहीं ना, इन्वेजिव से तो कम ही जो है कि डिटेक्ट होते हैं, इतना टेक्निक्स है नहीं। तो एनी मतलब
कंक्लूजन में डॉक्टर साहब एनी आपका सजेशन जिसकी वजह से जो है कि बहुत लोग अपनी लाइफ मतलब इससे अवेयर हो सकें और ब्रेस्ट कैंसर से अपने को सेव कर सकें? बस सर, जो बताया मैंने, ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत उसको निग्लेक्ट मत करिए, इन्वेस्टिगेट कराइए। कुछ नहीं निकला तो बहुत ही अच्छी बात है, पर कुछ निकला तो आप तुरंत उसमें ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन आया है कि उनके सर्वाइवल कितना होता है? सर्वाइवल डिपेंड करेगा स्टेज पे सर। स्टेज 1 का मैंने बताया 90-95% से ज्यादा क्योर रेट है। वो 100 लोगों को अगर स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर है तो 95 लोग अपना पूरा जीवन निकाल देंगे। वो ब्रेस्ट कैंसर के कारण उनकी डेथ नहीं होगी, किसी और कारण से होगी। मुश्किल से 5 ऐसे अनलकी पेशेंट होंगे 100 में से जो ब्रेस्ट कैंसर उनमें रिकरेंस आएगा। स्टेज 4 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्योर रेट वो डिपेंड ऑन ERP और HER2 कितना फैला हुआ है। स्टेज 3 में क्योर रेट रफली 50 to 60% है। स्टेज 2 में 70 to 80% है। तो क्योर रेट ऐसा ब्लैंकेट बोलना कि ब्रेस्ट कैंसर से क्या क्योर रेट है, वो एक गलत मैसेज होगा। कौन से स्टेज पे पकड़ में आया उसके आधार पे। स्टेज 1 का क्योर रेट इज टू द ट्यून ऑफ 90 to 95%, स्टेज 2 का 70 to 80%, स्टेज 3 का 50 to 60%, स्टेज 4 का क्योर संभव नहीं है, पर हम लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। सर एक तो हो सकता है कि बहुत डिफिकल्ट हो आपको आंसर देना, बट एक क्वेश्चन है कि मेन काज क्या है कैंसर होने का? आजकल बहुत कैंसर हो रहे हैं, तो मेन काज क्या है? सर कॉज है डेस्टिनी, डेस्टिनी और डेस्टिनी। तो अब मैं बोलूं कि खान पान, पेस्टिसाइड यूज, ऑक्यूपेशन, ये सब वो चीजें जो आप बदल नहीं सकते। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर आप बोलेंगे तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आज चालू हुए हैं, इसके पहले तो कोई ऑर्गेनिक नहीं यूज कर रहा था। पेस्टिसाइड यूज पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। एक स्पेसिफिक कॉज को हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि इस कारण से आप कैंसर होने को बचा नहीं सकते, आप उसको जल्दी पकड़ सकते हो। मतलब जैसे ही कुछ बीमारी लगे उसको तुरंत आपने इन्वेस्टिगेट करके ट्रीटमेंट कर लिया तो दैट इज द बेस्ट। आप सोचो कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि मुझे कैंसर ना हो या कोई बीमारी ना हो, ये मुझे नहीं लगता कि संभव है। अगर आपकी डेस्टिनी में है तो वो होगा, अगर आपने उसे निग्लेक्ट किया तो वो बढ़ती जाएगी, अगर आपने टाइम से ट्रीटमेंट चालू कर दिया तो आप उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे जहाँ तक मतलब सिंपल वे में यही समझ में आ रहा है कि बॉडी में भी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं और बहुत सारे जो है कि रोड्स आके मिलते हैं ट्रैफिक लाइट पे, और यदि ट्रैफिक लाइट किसी वजह से खराब होती है तभी जाके जो है कि गाड़ी टक्कर मारती है या ट्यूमर स्टार्ट होता है। तो ट्रैफिक लाइट ही जो है कि जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए कि जी 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 सर। हो तो उसे सही किया जाए, तो हम जो है कि लॉन्ग लाइफ में जी सकते हैं, जो मुझे मतलब समझ में आता है इसका। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ सर। तो डॉक्टर मेरन बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत सारी सर इंफॉर्मेशन दी थैंक यू सो मच मुझे। सर। आगे भी हम जो है थैंक कि यू सर। किसी और कैंसर पे आपको इनवाइट करेंगे। श्योर। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द प्रिविलेज। चलिए सर, ओके। Audience को भी I would like to thanks that they come and join and spread this one to many peoples because this is the webinar series। और हम जो है कि हर 15 दिन पे जो है कि एक वेबिनार सीरीज करने जा रहे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर पे ही है। ये बेसिक स्टेप्स था हमारा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानने पे। आगे हम ब्रेस्ट पेशेंट को भी लाएंगे जो कि लॉन्ग टाइम से सर्वाइव कर रहे हैं, और जो है कि इसके लिए एक्सरसाइज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, हम डिटेल में इस पे आएंगे। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत और आशा करते हैं कि नेक्स्ट वेबिनार सीरीज में आप लोग ज्वाइन करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। चलिए सर।